हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जावा बिगनर्स का पहला लेक्चर। ठीक है, तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे जावा के इंट्रोडक्शन से। इसमें बेसिकली हम यार तीन चीज़ कवर करने वाले हैं आज की। जावा लैंग्वेज को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, व्हाट वाज द रीज़न, एंड द सेकंड इज़ कि जो रीज़न था उसको किस तरीके से जावा ने सॉल्व करा, एंड द थर्ड इज़ दी ओरिजिन की कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, किसने किया, एंड व्हाट आर द करंट वर्जन्स विच आर अवेलेबल राइट नाउ। वाई को समझने से पहले हमें बेसिकली ये एक छोटा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है यार, तो अगर मैं बात करूँ कि आप अगर एक प्रोग्रामर हो, ठीक है, तो आपका क्या काम है, आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, है ना। और प्रोग्राम बेसिकली क्या है, इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप देते हो किसी भी कंप्यूटर को, और कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो टास्क परफॉर्म कर देता है जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ठीक है, अब आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है यार वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिया होगा, है ना। या तो आप सी यूज़ कर सकते हो, या सी प्लस प्लस या जावा, कुछ भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करी और एक प्रोग्राम क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मान लो आपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, आपने अपना प्रोग्राम उठाया एज इट इज़ और आपने दे दिया एक मशीन या प्लेटफॉर्म को यहाँ पे, जो कि आप चाहते हो कि इस पे एग्जीक्यूट हो जाए। तो यार क्या होगा, मतलब मशीन क्या आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगी? यार आंसर है नो। क्यों? क्योंकि यार जो लैंग्वेज आपको आती है लाइक सी या सी प्लस प्लस या जावा, वो लैंग्वेज यार किसी भी मशीन या प्लेटफॉर्म को नहीं आती है। मशीन या प्लेटफॉर्म को सिर्फ और सिर्फ 0 1 के अलावा और कुछ नहीं आता, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मशीन की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, एंड आपकी जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामर की जो लैंग्वेज है, वो डिफरेंट है यार, है ना। तो दोनों एक दूसरे को नहीं समझ सकते। आप 0 1 नहीं समझ सकते, मशीन आपको नहीं समझ सकती, आपके सी प्लस प्लस और जावा को नहीं समझ सकती, है ना। तो अब समझ में आ रहा है कि आपको इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा मीडिएटर चाहिए जो कि आपके प्रोग्राम को मशीन को समझा सके। ठीक है, इसको हम और अच्छे तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं एंड उनको हिंदी आती है, राइट। अगर वो हिंदी में कोई बात अपनी जिनपिंग जी को बताना चाहें, ठीक है, तो जिनपिंग जी क्या उसको समझ पाएंगे? यार नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको चाइनीज़ आती है, राइट। सिमिलरली आपको जावा आती है, राइट। आप अपने जावा के कोड को अगर मशीन को बताना चाहोगे तो क्या मशीन समझ पाएगी? नहीं यार, क्योंकि मशीन को क्या आता है, 0 1 0 1, विच इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो इतनी बात समझ में आ गई कि प्रोग्रामर्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, मशीन को मशीन लैंग्वेज आती है। अब इनके बीच में हमें कुछ ना कुछ चाहिए। अब वो क्या है यार, वो देख लेते हैं। प्रोग्रामर ने अपना प्रोग्राम लिख दिया जावा में। अब यार यहाँ पे आता है रोल कंपाइलर का, है ना। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर आपके प्रोग्राम को लेगा और वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है यार, और इस मशीन कोड को कोई भी मशीन समझ सकती है। आ रही है बात समझे? तो एक हमें ये एक बेसिकली एक तरीके से आप ये कह लो कि इंटरप्रेटर की तरह काम कर रहा है ना। अगर मोदी जी यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे चाइनीज़ के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तो इनके बीच में एक इंटरप्रेटर समझ लो कंपाइलर को, जो कि हिंदी को इंटरप्रेट करके चाइनीज़ में कन्वर्ट कर करके उनको समझा रहा है ना। तो उनको समझ में आ रही हैं चीज़ें। सिमिलरली यहाँ पे कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करके मशीन कोड में मशीन को दे रहा है और मशीन उसको चला पा रही है। ठीक है यार, तो इतना समझ में आपको आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यार होता क्या है ना कि यार अब मान लो यहाँ पे सी में आपने एक प्रोग्राम लिख दिया, कंपाइलर के पास गया, ठीक है यार, कंपाइलर ने उसको कंपाइल कर दिया 0 1 0 1 में। ठीक है, अब वो मशीन या प्लेटफॉर्म 1 पे कोड एग्जीक्यूट करने गया, हो गया एग्जीक्यूट। बट क्या यार वही सेम कोड मशीन 2 या प्लेटफॉर्म 2 पे एग्जीक्यूट हो पाएगा? है ना यार, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा यार? उसका रीज़न ये है कि यार देखो, दोनों प्लेटफॉर्म्स का जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब कंपाइलर जो है, वो कंपाइलर जो प्रोग्राम को आपके कंपाइल कर रहा है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के आर्किटेक्चर के हिसाब से कर रहा है। बट अगर आप वही सेम मशीन कोड अगर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे रन करने की कोशिश करोगे जिसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, तो यार वो नहीं चल पाएगा। अगर आप सी प्लस प्लस का कोड
एक प्लेटफॉर्म पे चलाना चाहते हो तो आपको उसके हिसाब से कंपाइल करना पड़ेगा। अगर आपके पास दूसरा प्लेटफॉर्म है तो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह के लिए कंपाइल करके देना पड़ेगा, है ना यार। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि अगर आप प्रोग्रामर हो तो आपको हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपने कोड को कंपाइल कर करके प्लेटफॉर्म्स को देना पड़ेगा, है ना। तो आपका जो कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, आपका कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है ना। हर प्लेटफॉर्म के लिए आपको अलग से कंपाइलेशन करके उसको मशीन कोड देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आप इसको देख लो कि आपने प्रोग्राम लिखा, एक कंपाइलर था C1, उसने प्लेटफॉर्म P1 की तरह के लिए मशीन कोड कन्वर्ट करके दिया और यहाँ पे प्लेटफॉर्म ने इसको चला लिया, खुश है। ऐसे ही आपने अपने प्रोग्राम को फिर से एक कंपाइलर C2 को दिया, उसने P2 मशीन के लिए उसको कंपाइल किया, मशीन कोड जनरेट किया, P2 भी खुश हो गया, P2 ने भी आपके कोड को चला लिया, ठीक है यार। अब ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यार, है ना। तो अब आपको सभी के लिए अलग अलग कंपाइल कर करके अपना कोड देना पड़ेगा यार, तभी आपका कोड सक्सेसफुल हो पाएगा। नहीं तो आप एक प्लेटफॉर्म के लिए ही कोडिंग कर सकते हो, मल्टीपल टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए अगर आपको करनी है तो आप नहीं कर पाओगे, है ना यार। तो ये एक गैप था जो कि जावा ने देखा, है ना यार। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली जावा मार्केट में आई। तो क्या प्रॉब्लम थी आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हमें यार एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, प्रोग्रामर बस कोड लिख दे, ठीक है, और उस कोड को वो कितने भी हज़ारों प्लेटफॉर्म्स हैं सबको दे दे, वो सब उसको चला पाए, ऐसी लैंग्वेज बनानी थी, है ना यार। और वोरा जो है ये उसी में से आप रेफ़र कर सकते हो कि राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब आपने एक बार कोड लिखा और आप उसको कहीं पे भी चलाओ। आ रहा है ना यार, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। जावा ने क्या किया, आपने प्रोग्राम लिखा जावा में, जावा का कोड गया कंपाइलर के पास। अब कंपाइलर ने यार क्या किया, डायरेक्टली मशीन कोड जनरेट नहीं किया, है ना। C++ में क्या हो रहा था, कंपाइलर डायरेक्टली मशीन कोड जनरेट करता था किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, है ना यार। आप पीछे अगर देखोगे तो कंपाइलर क्या कर रहा है, डायरेक्टली मशीन कोड जनरेट कर रहा है प्लेटफॉर्म P1 के लिए, है ना यार। बट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे कंपाइलर मशीन कोड जनरेट नहीं करता है। वो क्या कर रहा है, जावा का कंपाइलर क्या कर रहा है, एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं बाइट कोड, है ना यार। बाइट कोड बस इसका नाम है, बट एक ये इंटरमीडिएट कोड है, आप बस इतना समझ लो। अब ये बाइट कोड जनरेट हो गया, ठीक है। अब जावा ये कहती है कि यार ये बाइट कोड जो है यार, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस बाइट कोड को भेज दो, है ना। वो प्लेटफॉर्म आपके बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना जानता है ना यार। अब ये बाइट कोड आपने प्लेटफॉर्म P1 को भी दे दिया, यही बाइट कोड आपने प्लेटफॉर्म Pn को भी दे दिया और P2 को भी दे दिया, जितने भी प्लेटफॉर्म से सबको दे दिया, ठीक है। अब यार ये प्लेटफॉर्म्स कैसे रन करेंगे इस बाइट कोड को, है ना। तो जावा ने बोला कि जब भी आपके पास कोई बाइट कोड अगर है और आप उसको चलाना चाहते हो, आपको क्या करना है, आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैं आपको वो सॉफ्टवेयर दूंगा और उसका सॉफ्टवेयर का नाम होता है JVM क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। आपको वो सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। अब आपका अगर कंप्यूटर विंडोज़ का है तो आपको विंडोज़ वाला JVM इंस्टॉल करना होगा, है ना। आपका अगर मैक है तो आप मैक के हिसाब से अपना JVM इंस्टॉल करो, लाइनेक्स है तो लाइनेक्स का करो, ठीक है। तो सारे प्लेटफॉर्म्स के JVM जावा ने ही बना के लॉन्च कर दिए और आप उसको अपने में बस इंस्टॉल कर लो। अब इस JVM का क्या काम है, JVM क्या कर रहा है, बाइट कोड को इनपुट लेगा और उसको आपके प्लेटफॉर्म के हिसाब से मशीन कोड जनरेट कर देगा। अब आपको पता है मशीन कोड का आपको क्या करना है, तो आप खुश हो, आपको भी कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या करा, बस आपने एक सॉफ्टवेयर एडिशनल इंस्टॉल कर लिया अपने में, दैट्स इट। तो प्रोग्रामर का भी काम आसान हो गया। प्रोग्रामर ने बस एक बार अपना कोड कंपाइल किया, बाइट कोड जनरेट किया और दुनिया भर को बांट दिया। दुनिया भर में से क्या हुआ, हर प्लेटफॉर्म ने क्या किया, बस एक सॉफ्टवेयर अपने में इंस्टॉल कर लिया और वो सॉफ्टवेयर ने
मशीन कोड बना के दे दिया बाइट कोड का। मशीन कोड का क्या करना है वो प्लेटफॉर्म को पता ही है ना यार। तो ये प्रॉब्लम जावा ने बाइट कोड के थ्रू सॉल्व कर दी। तो बाइट कोड जावा ने क्या कर दिया, जावा ने अपनी लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना दिया यूजिंग बाइट कोड। ठीक है यार, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं यार। तो कैसे किया था ये हमने अभी पढ़ लिया, बाइट कोड के थ्रू, जो कि एक इंटरमीडिएट कोड है, एंड JVM जावा वर्चुअल मशीन, दोनों की वजह से उसने एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्रिएट करके दे दिया आपको। ठीक है यार, अब आगे बढ़ते हैं। सन माइक्रो सिस्टम ने एक टीम क्रिएट की थी अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स गोसलिंग। उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया था इन 1990s, और 1995 में भी इसका बीटा वर्जन इन्होंने लॉन्च कर दिया। आप इसका पहला स्टैंडर्ड वर्जन जो था यार वो 1996 में लॉन्च हुआ था, जावा 1.0। ठीक है, एंड जो अभी करंट लेटेस्ट वर्जन है ऑन डेट, दैट इज़ जावा 18। इसके बीच में ना कई सारे वर्जन्स जावा ने लॉन्च किए थे, 1.0 से और 18 के बीच में बहुत सारे वर्जन्स हैं, राइट। बट यार इनमें से ना कुछ वर्जन्स के अगर आप सामने देखोगे, अगर आप पूरी लिस्ट देखोगे जावा वर्जन की ओरेकल की वेबसाइट पे जाके, तो आपको दिखेगा कि कुछ वर्जन्स के सामने ना LTS सपोर्ट लिखा रहता है ना यार। तो बेसिकली LTS सपोर्ट होता क्या है यार, एक बार ही वो देखते हैं यार, है ना। LTS की अगर फुल फॉर्म देखोगे तो इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, है ना यार। तो जितने भी ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना यार, तो उसमें आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है वर्जन रिलीज़ होने से पहले कि वो एक LTS वर्जन है या STS वर्जन है। अब STS क्या होता है, STS होता है यार शॉर्ट टर्म सपोर्ट, है ना। तो उससे होगा क्या यार, अब मान लो मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसमें मुझे जावा यूज़ करनी है ना। अब मैं जावा के कौन सा वर्जन यूज़ करूँ, इतने सारे वर्जन्स हैं, है ना। तो यार देखो, करने को तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट लॉजिकली अगर देखा जाए तो हमें वो वर्जन सिलेक्ट करना है जो कि लेटेस्ट है एंड LTS सपोर्ट है ना। तो अगर लेटेस्ट LTS सपोर्ट देखेंगे तो वो है जावा 17। इससे क्या मिलेगा मुझे, इससे ये श्योरिटी मिलेगी कि जावा 17 का जो सपोर्ट देगी ओरेकल, वो आने वाले 20 साल तक देगी। वहाँ पे लिखा रहता है कि इस ईयर तक इसका सपोर्ट जारी रहेगा, है ना। तो LTS वर्जन का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा, मतलब 20 या 30 सालों तक का होता है, ठीक है। और वहीं अगर आप जावा 18 की बात करोगे, जावा 18 इज़ नॉट अ LTS वर्जन, तो जावा 18 का सपोर्ट शायद 2 या 3 साल या 4 साल तक का ही होगा, ठीक है। जब यार मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैं ये नहीं चाहूँगा ना कि 3-4 साल के बाद में जावा ओरेकल ये बोलने लगे कि हम इसका सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो अब आपको कोई इशू आ रहा है तो हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा कि मुझे फिर अपना वर्जन चेंज करना पड़ेगा, मुझे किसी ऐसे वर्जन पे मूव करना पड़ेगा जो कि LTS वर्जन हो। अब यार वर्जन अपडेट करना एक बड़ी एप्लीकेशन के लिए कोई छोटा टास्क नहीं होता है, बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि फेल होती है ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है वही अपने आप में। तो इसलिए सेफर साइड यही होती है कि आप जब भी अपने एप्लीकेशन लिख रहे हो तो हमेशा ये कोशिश करोगे कि LTS वर्जन को यूज़ करो। बेसिकली हमने इस लेक्चर में हमने ये देखा कि जावा क्यों आई थी, क्यों हमने एक नई लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी, है ना। वो हमने देख लिया सारा चीज़ें कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी C++, तो उस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसीज़ को हम हटाने के लिए हमने एक नई लैंग्वेज जावा की तरफ मूव करने का सोचा, राइट। एंड कैसे किया जावा ने वो चीज़ सॉल्व, जावा ने यूजिंग बाइट कोड जो कि एक इंटरमीडिएट कोड है उसके थ्रू, प्लस एक जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को अचीव कर लिया, राइट। एंड यार फिर उसका हमने ओरिजिन देख लिया और वर्जन्स देख लिया कि LTS वर्जन हमें यूज़ करना चाहिए। लास्ट सेक्शन है अपने इस ट्यूटोरियल का। तो SSL का मतलब क्या होता है? SSL का मतलब होता है यार शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।